हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा, आपको तो पता ही है कि हमारे इनसाइट्स आईएएस की जो अप्रैल की मैगजीन है वो भी आउट हो चुकी है, राइट। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम विजन आईएएस के साथ साथ में इनसाइट्स आईएएस की भी मैगजीन को अब कवर किया करेंगे, क्योंकि हमने इस बार के एग्जामिनेशन में देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स ओरिएंटेड थे। तो जितनी मेहनत हम करंट अफेयर्स में कर रहे थे उतना हमें लगता है कि काफ़ी नहीं, इसीलिए एक नहीं बल्कि दो इंस्टीट्यूशंस की मैगजीन को हम कवर करेंगे। विजन आईएएस की मैगजीन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो सेकंड मैगजीन है, दैट इज़ द इनसाइट्स आईएएस की मैगजीन। ठीक है, अप्रैल मंथ की मैगजीन आप देख सकते हैं, इसको आज हम कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जीएस पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। मतलब जीएस पेपर 1 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं जिससे हो सकता है कि क्वेश्चन हमारा बन जाए, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बात जब हम करते हैं जीएस पेपर 1 की, तो जिसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इंडियन कल्चर से रिलेटेड अपने करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जब भी हम कल्चर या फिर अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो? सबसे पहले कहीं ना कहीं से जो हमें पढ़ने को मिलता है वो पढ़ने को मिलता है आईवीसी के बारे में। मतलब इंडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। मोस्टली जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहला चैप्टर भी हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होता है। तो इसी से रिलेटेड इस बार का हमारा करंट अफेयर्स है, जिसमें बात की जा रही है फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमें पता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स हमें पता है, हमने अब तक तो इतनी बार इसको पढ़ लिया है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। ये सील्स मिलती थी कि यहाँ पर कैसी पूजा होती थी, लोग कैसे होते थे, क्या ज्वेलरी पहनते थे, कैसा खाना होता है, सब कुछ पता है। लेकिन क्वेश्चन आज तक यही सॉल्व नहीं हो पाया है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर, ये एकदम से ख़त्म कैसे हो गई, राइट। तो अलग अलग थ्योरीज लोग देते हैं कि ऐसे हो गया होगा, कि वैसा हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही होगा ये कोई नहीं बता पाता, सब अपने अपने अंदाजे लगाते हैं। तो यही है चर्चा में। देखो क्यों है चर्चा में, तो अभी एक रिसेंट स्टडी हुई भाई। देखो, अब जो चीज़ें क्वेश्चन जो हैं जो सॉल्व नहीं हुए तो उन पर लोग काम कर रहे हैं, भले हम काम ना कर रहे हों, आप काम ना कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा है जो इस चीज़ को सोच रहा है, इस पर स्टडी कर रहा है। तो ऐसे एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला कि बहुत सीवियर ड्रॉट्स हुए थे, बहुत सीवियर सूखा पड़ चुका था ब्रोंज एज में। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा कि जो इंडस वैली पीपल हैं वो ख़त्म हो गए। मतलब हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन ये ख़त्म हुई होगी। तो हुई होगी मतलब यहाँ पर भी हम श्योर नहीं हैं, बस हम यहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि कैसे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर एक नई थ्योरी आ गई है कि भैया बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा होगा, सूखा पड़ा तो वहाँ पर पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा होगा ही कि उनकी डेथ हो जाएगी और इसी वजह से एंशिएंट जो हमारा सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई, ऐसा भी माना जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो चैप्टर में डिटेल से पढ़ा ही है हमने, बट फिर भी जानते हैं। तो ये जो है ना, ये एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। कैसी सिविलाइजेशन थी? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। कहाँ पर मिलती है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मिलती है। तो हम जानते हैं ना कि ये हमारा इंडिया है, राइट। इस तरीके से हमारा जो इंडिया है ये हमारा इंडिया रहता है। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या मिलता है, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। तो वही एरिया हमें ये यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमें देखने को मिलता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 3300 BCE से 1300 BC तक का टाइम पीरियड ये हम मानते हैं कि आईबीसी का टाइम पीरियड था। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सब जानते हैं, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? इसीलिए हम ये इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा पहली ऐसी साइट थी जो कि हमने ढूंढी थी, एग्जीक्यूट की गई थी। तो जो हमने जब खुदाई करनी शुरू की और हमें पता चला कि अरे यहाँ तो एक सिविलाइजेशन थी, राइट, तो वो अरे यहाँ तो एक सिविलाइजेशन थी में जो पहली हमें साइट मिली ना वो हड़प्पा की थी। तो अब जैसे जो चीज़ पहले में मिलती है तो उसी के नाम पर रख दिया जाता है नाम। तो यहाँ पर हड़प्पा पहले मिली तो हड़प्पा के नाम पर आपकी सिविलाइजेशन रख दी गई है कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन। जैसे घर में भी बात करो, जो बड़ा बच्चा हो तो उसके नाम पे बोलते हैं ना ये उसका घर है, मैंने राइट। हम लोग बोलते हैं ना कि ये उसके घर चल रहा है, चलो उसके घर चल रहा है। जैसे हमारा अगर कोई कज़न है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना
तीन चार कज़न है। जैसे पहला अगर मान लो जो बड़ा कज़न है उसका नाम आयुष है, तो हम बोलते हैं नहीं आयुष के घर जाना है, राइट। हम जो तीन चार और हैं उनके नाम लेते ही नहीं, हम अगर उसके घर जा रहे हैं तो हम सीधे बड़े वाले का नाम लेते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो सिविलाइजेशन हमें मिली ना, तो इसमें जो पहली साइट मिली हड़प्पा, तो ये पहली साइट मिली है तो ये बड़ी साइट हो गई, तो इसका नाम हमने कह दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है। समझ में आया? इसीलिए क्योंकि ये पहली साइट हमें मिली थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पर है? तो ये अफ़गानिस्तान में भी कुछ इसकी साइट्स देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर साइट्स इसकी पाकिस्तान और इंडिया में है। ठीक है, इंडिया के भी जो यहाँ पर जो राजस्थान साइड जो इलाका हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर इसकी साइट्स हमें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इंडस रिवर बेसिन है ना, वहाँ पर इसका ज़्यादातर साइट्स देखने को मिलती हैं। थोड़ी बहुत जो साइट्स हैं वो हमें घाघर हाकड़ा रिवर के आसपास भी देखने को मिलती हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, ये रूरल सिविलाइजेशन थी कि अर्बन थी? तो अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत पहले का समय है, अब शहर तो अब बन रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन तो अब हो रहा है, तो उस टाइम पर तो गांव ही होगा, मतलब ये कोई रूरल सिविलाइजेशन होगी। अगर आपने इतना दिमाग लगाया ना तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उस टाइम पर भी, इतने पुराने टाइम पर भी ये रूरल नहीं बल्कि अर्बन प्लानिंग थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसमें जो घर है ना वो बेक्ड ब्रिक हाउसेस से बने हुए होते थे, बेक्ड ब्रिक से बने होते, जो अभी हम जो जिस ईंट से अपना घर बनाते हैं ना, तो कच्ची ईंट थोड़ा ना होती है, तो भून कर जो ईंट है उसको पक्का किया जाता है, उस ईंट से ही उस टाइम पर भी ये घर बने हुए होते थे। बहुत ही अच्छी ड्रेनेज सिस्टम है, जो अभी हम देखते हैं ना कि ब्लॉकेज हो जाते हैं, जो पानी है वो नाली से निकलकर सड़क पर बहने लगा है, उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम पर बहुत ही प्लानिंग के साथ में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था, और खुली हुई नाली नहीं होती थी बल्कि वो कवर्ड होती थी। ठीक है, वाटर सप्लाई काफ़ी अच्छा था, हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स बहुत ही अच्छी थी, और मेटलर्जी जैसे जो कॉपर है, ब्रॉन्ज है, लेड है, टिन है, इसकी बहुत अच्छी जानकारी इन लोगों को थी। बट आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसकी जानकारी इनको नहीं थी? द आंसर इज़ आयरन। इनको आयरन के बारे में नहीं पता था। ब्रॉन्ज के बारे में पता है, कॉपर के बारे में पता है, बट क्या आयरन के बारे में पता है? जी नहीं, इनको आयरन के बारे में नहीं पता था। ठीक है जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी देख लेते थे। वो हड़प्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है हमारे सिलेबस का, जिसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन ही जाता है हर साल, कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इसकी साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमें जानने के लिए। देखो इंडस रिवर, ये ब्लू लाइन जो हमें दिख रही है इंडस रिवर है। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि जो इंडस रिवर सिस्टम है उसी के आसपास ये जो है फ्लरिश की है, ये इंडस जो हमारी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ये इंडस रिवर रही। यहाँ पर जो देखो मोहनजोदड़ो जो साइट है, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हड़प्पा जो पहली साइट हमें देखने को मिली थी वो यहीं पर है। देखो राखीगढ़ी जो हमारी इंडिया में है, कालीबंगन भी हमारी इंडिया में राजस्थान में देखने को मिलता है, धोलावीरा ठीक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है, लोथल भी हमारी इंडिया में ही है। तो और ये तो काफ़ी कम यहाँ पर साइट्स शो की गई हैं, बहुत सारी हड़प्पन साइट्स हैं, और आपको डिटेल में उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको उन साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा वहाँ पर कौन सी चीज़ मिली है, क्या वहाँ पर कोई हॉर्स मिला है, वहाँ पर कोई सील मिली है, क्या क्या मिला है, बहुत सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा अब डिक्लाइन कैसे हुई? इतनी अच्छी ये साइट है, इतनी अच्छी ये सिविलाइजेशन है, लेकिन ये ख़त्म कैसे हो गई? तो इसके कई सारे रीजन्स बताए जाते हैं, जिसमें एक रीज़न है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हुआ ये था कि क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो मानसून है ना वो काफ़ी वीक हो गए, बारिश बहुत कम हुई, क्योंकि मानसून से ही इंडिया में ज़्यादातर बारिश होती है, तो यहाँ पर बारिश बहुत कम हुई। बारिश कम हुई तो पानी कम हुआ तो क्या होगा? मिट्टी सूख गई। तो अब वहाँ पर जब मिट्टी बहुत सूख गई है, वहाँ पर पानी नहीं है, तो क्या होगा? वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, तो क्या होगा कि हमारा एग्रीकल्चर जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी। अब पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो क्या होगा? इंसान कहाँ जाएगा? तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसकी डेथ भी हो जाएगी। अच्छा अब नई स्टडी हुई है एक, जैसे जो हम बात कह रहे हैं कि एक नई स्टडी हुई, तो उस नई स्टडी में क्या क्या फाइंडिंग्स है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 4200 ईयर्स पहले क्या हुआ? सूखा पड़ा था। ठीक है, और वो सूखा पड़ा था ना, वो लगभग 200 साल तक सूखा ही पड़ा रहा।
ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर फूड जो है वो फूड शॉर्टेज हो गई, ठीक है। फूड जो है वो मिल ही नहीं रहा था लोगों को, पानी भी नहीं मिल रहा था। तो लोग क्या है वो अडॉप्ट करने लगे कि अलग अलग तरीके से रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपनी सिटीज़ को फिर से रीऑर्गेनाइज़ किया। वो क्या है छोटे छोटे गाँव की तरफ जो है मूव करने लगे। और इस वजह से क्या हुआ कि उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी चेंज हो गई और वो ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स जैसे कि मिलेट है, हमारा बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इन सबको ग्रो करने लगे, ठीक है। तो अब जैसे होता है ना, अब चेंजेस अगर होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग भी खुद को चेंज करने लगते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी हम जैसे गर्मी चल रही है, बहुत गर्मी है, तो हमने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है ना कि अब हम क्या कर रहे हैं, कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं, अच्छा धूप में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, लिक्विड्स का कंज्यूम कर रहे हैं जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, राइट। और ऐसे फूड खा रहे हैं जो कि हमें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट दे, राइट। तो ये हमने अपनी लाइफ को चेंज किया है ना, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज किया है। अब सर्दियाँ होती है तो हम क्या करते हैं, अपना फूड भी चेंज करते हैं कि कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिससे कि हमें गर्मी फील हो, राइट। हम क्या करते हैं कि पानी है वो ठंडा नहीं बल्कि गर्म पानी पीने लगते हैं। अपने जो क्लोथिंग है वो भी हम चेंज करते हैं कि अब हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं जिससे कि हमें हीटिंग जो ये सेंसेशन है वो फील हो। तो क्या होता है कि हम भी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर वेदर हमारा चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हम खुद को चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही जब यहाँ पर बताओ 200 साल तक सूखा ही पड़ा हुआ है तो लोगों की जो हैबिट थी, लोगों की लाइफ स्टाइल था वो चेंज हो गया, ठीक है। अब वो उनका रहने का, उन्होंने घर भी चेंज कर दिया, क्या खाना खाएंगे वो भी चेंज कर दिया, ये सारी चीज़ें भी चेंज हुई। कुछ लोग सर्वाइव करे लेकिन वो फिर चेंज बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो जो सिविलाइजेशन थी ना उससे बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे वो। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टैलेग्माइट है, ठीक है। स्टैलेग्माइट जो डिपॉजिट्स मिले हैं केव्स के फ्लोर से ऊपर को उड़ते हुए, ठीक है, उनकी लेयर्स को इन्होंने स्टडी किया है और इसमें इन्होंने यूरेनियम सीरीज़ डेटिंग का यूज़ किया है जिससे ये पता कर पाए कि ड्रॉट जो है वो कितने साल तक रहे और इससे पता चला कि 200 साल तक जो है वहाँ पर सूखा पड़ा रहा। तो ये इन्होंने स्टडी कैसे की, इन्होंने कहा ना कि 200 साल तक सूखा पड़ा, इसके वजह से लोग जो है उनका घर जो है वो उन्होंने अलग तरीके से बनाना शुरू कर दिया, अलग तरीके से रहने लगे, अलग तरीके के फूड ग्रो करने लगे, ठीक है। ये इन्होंने बताया ना। तो ये कैसे बताया, कैसे स्टडी की थी, ये तो उस टाइम पर जिंदा नहीं थे ना कि भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन से अभी तक कोई इंसान जिंदा हो, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि स्टैलेग्माइट जो ये होते हैं, अब जैसे हम देखते हैं ना, हमने अगर ये पढ़ा हुआ आपने ज्योग्राफी में, तो ये नीचे से अगर कोई केव है तो ये चीज़ ऐसे आती है, कोई केव है तो ये जो फ्लोर से ऊपर की तरफ जो उठा हुआ होता है ना, पानी जो है टपक रहा है उससे ये ऐसे इस तरीके से जो बन जाते हैं वो होता है स्टैलेग्माइट, ठीक है। और जो ऊपर से टपकता हुआ दिख रहा है वो होता है स्टैलेक्साइट। तो स्टैलेग्माइट को इन्होंने पढ़ा है और यूरेनियम का यूज़ करके इन्होंने पढ़ा है जिससे ये पता कर पाए हैं कि जो स्टैलेग्माइट है वो कितने साल पुराना है। तो यहाँ पर ड्रॉट का टाइम पीरियड इन्हें पता चल पाया है। अच्छा, ये तो एक थ्योरी हो गई कि क्लाइमेट चेंज हुआ और उसकी वजह से ये जो ऐसा हो गया कि ये ख़त्म हो गए सारे लोग और सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। अगर और थ्योरी की बात करें, एक थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये जो है मैक्स म्यूलर ने और ये जो व्हीलर हैं इन्होंने ये थ्योरी दी है। उन्होंने कहा कि आर्यन जो है ना, आर्यन लोगों ने इन पर अटैक कर दिया था, जो कि नॉर्थ से आए थे, उन्होंने अटैक कर दिया। उनके पास में नई टेक्नोलॉजीज थी, नए आइडियाज़ थे, जिसकी वजह से ये लोग उनके अटैक को झेल नहीं पाए और ये लोग ख़त्म हो गए। ये एक थ्योरी है। दूसरी है थ्योरी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वाली थ्योरी। ये रॉबर्ट राइकिस और आर.डी. ओल्डहम, इन्होंने ये थ्योरी दी है। इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ, ड्रॉट हुआ, फ्लड हुए, इसकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हो गई। और इसी से थोड़ी रिलेटेड अभी हमने जो पढ़ा है क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट हुआ, उसकी वजह से ये ख़त्म हुए, इसी थ्योरी से रिलेटेड देखने को मिला है। नेक्स्ट है इंटरनल डिक्लाइन। तो एस.आर. राव ने ये थ्योरी दी है। इन्होंने कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसलिए डिक्लाइन हुई क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे थे, करप्ट हो गए थे और पैसा भी उनके पास में ख़त्म हो गया था, इस वजह से वो भी ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है नेचुरल डिज़ास्टर थ्योरी। ये डी.पी. अग्रवाल ने ये थ्योरी दी है। उन्होंने कहा कि जो मेजर नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आया, सब कुछ तहस नहस हुआ, सब लोग वहीं पे दब गए, मर गए और जो अब की जो वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर है इंटीग्रेशन विद वैदिक कल्चर। इसमें ये डेविड फ्रॉले ने ये जो थ्योरी है ये दी है। उन्होंने कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये डिक्लाइन कैसे हुई है, ये कोई कोलैप्स नहीं हुआ बल्कि ये जो है ट्रांसफॉर्म हो गए। ये जो है पहले हड़प्पन के तरीके से रहते थे, बाद में यही लोग वैदिक कल्चर को अपना लिया और ये वैदिक पीपल बन गए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बोला है।
अच्छा, अब यहाँ पर आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपको पहले तो इसका आंसर देना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हमें ये अटेम्प्ट तो करना ही है। क्या अटेम्प्ट करना है, क्या क्वेश्चन है? टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सब इसका आंसर दे सकते हो। देखो अर्बन अगर आपने पढ़ा है, देखो अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा है कि अच्छा घर कैसे बनते थे, अच्छा 1 मंजिल भी होते थे, 2 मंजिल भी होते, किस तरीके से होते थे कि उनके रूम के दरवाजे थे वो सब कोर्टयार्ड में खुलते थे। अच्छा वो किस चीज़ के बने हुए होते थे, तो वो बर्न्ड ब्रिक्स के बने हुए होते थे। अच्छा वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। कि हाँ सिटाडेल होता था वो थोड़ा सा अपर पार्ट में होता था सिटी के, फिर लोअर टाउन होता था वहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, पढ़ी हैं, बिल्कुल पढ़ी हैं। क्या हम ऐसा ही अपने आसपास आज नहीं देखते? क्या आज हम किसी अर्बन एरिया में जाएं तो हम नहीं देखते हैं कि घर कैसे बने हुए होते हैं? सारे पक्के घर बने हुए होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है, रोड पड़े हुए होते हैं, ठीक है, किस तरीके से रोड की प्लानिंग होती है। अच्छा वहाँ पर हमने ये भी देखा है कि कुछ जगह होती हैं वो थोड़ी ऊंचाई पर बनी होती है, कुछ जगह नीचे बनी होती हैं। अच्छा जो वर्कर्स होते हैं उनके अलग कंपार्टमेंट भी बने हुए हम कहीं पर देख लेते हैं, क्वार्टर्स जिसे बोलते हैं, वो भी बने हुए होते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ जो है रिलेशनशिप हमारा मिल जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो बस वही सारी चीज़ जो आप ऑब्जर्व करें वही इसमें लिख लेनी है, बस बात खत्म हो जानी है। अच्छा एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रीलिम से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है तो इसको भी अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टराइज करती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से? तो इनके पास में ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल्स होते थे। बताओ क्या ऐसा होता था कि उनके पास में बहुत बड़े बड़े महल हैं? नहीं भैया, ना ही महल देखने को मिले और ना ही मंदिर, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। ये जो है मेल और फीमेल डिटीज़ की पूजा करते थे। हाँ जी, हमने देखा है कि मदर गॉडेस की भी पूजा होते हुए देखी है, हमने देखी पशुपति सील भी देखी हैं। तो हाँ दोनों जो है मेल और फीमेल भगवान जी और माता की पूजा हो रही है। अच्छा इनमें हॉर्स ड्रॉन चैरियट जो है वो देखने को मिले हैं वॉरफेयर में, तो ऐसा भी इन्होंने बोला है। तो नहीं, ये चीज़ जो है हमें नहीं मिलती, हमें बस एक हॉर्स की सील मिली है, वो भी लोथल में, राइट। अभी इन्होंने वॉर किए हैं, रथ लेकर गए हैं, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। ये तो आर्यंस की बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो कल्चर से रिलेटेड हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड अपने जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनकी फ़ोटो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अच्छा तो ये क्यों इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं? कि रात में हमें सपना आया था कि हमें इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में ही क्वेश्चन आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कोई सपना नहीं आया। तो यहाँ पर हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी 132nd बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की गई थी, राइट। और हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सनालिटी जो कि काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है और उसकी अगर कोई डेथ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है या उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अगर चर्चा में आ जाता है तो उससे कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है अपने प्रीलिम्स में, राइट। तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को BR अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ें। अच्छा तो क्या ये पूछने वाले हैं प्रीलिम्स में कि इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी इस साल मनाई गई है? नहीं, ये नहीं पूछने वाले हैं। तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन आएंगे इस एरिया से, तो इस एरिया को हम पढ़ते हैं अच्छे से। अच्छा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हैं इनको हम भीमराव रामजी अम्बेडकर भी बोलते हैं। ये एक ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। अच्छा आज़ादी में इनका रोल अगर हम देखें तो इन्होंने महाद सत्याग्रह जो 1927 में ऑर्गेनाइज हुआ था अगेंस्ट हिंदूज़, उसके लीडर थे ये। इन्होंने जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसमें उसको अटेंड किया है। 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ गांधी जी के साथ में, उसको भी इन्होंने साइन किया, जिसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ये मांग रहे थे डिप्रेस क्लास के लिए, उसको इन्होंने अबेंडन किया था। ये लेबर मेंबर भी रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय थी उसमें ये लेबर मेंबर भी रहे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये लीडर थे किसमें? महासत्याग्रह में 1927 के हिंदूज़ के अगेंस्ट में ये हुई थी। फिर जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तीनों को इन्होंने अटेंड किया। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, उसको भी इन्होंने साइन किया गांधी जी के साथ में मिलकर, ठीक है। और लेबर मेंबर भी रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका क्या योगदान रहा? तो ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो कोई ऐसे छोटे मोटे इंसान नहीं है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना उसके चेयरमैन थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी किसकी? हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।
आर्टिकल 32 को इन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट बोला है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है या फिर किसी वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन वो पर्सनालिटी थे जिन्होंने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट बोला था। तो आपका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर राव जी। ठीक है, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट किया। अच्छा बताओ हमारे इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री है। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है कि नहीं है? अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें, जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद में इन्होंने क्या किया, तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे ये 1947 तक। ठीक है, 1947 में पहले लॉ मिनिस्टर बने हैं हमारी इंडिया के। जो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को मिला था उसको इन्होंने अपोज किया, नहीं भैया ये नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अब उन्होंने उस टाइम पर ये अपोज किया था और अब जाकर हमने अपनी जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को वो अब 2019 में हटाया है। उस टाइम से ये मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा मत करो, स्पेशल स्टेटस मत दो, लेकिन उस टाइम पर हमने दे दिया था, अब जाकर उस चीज़ को हमने सुधारा है। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया था। ये उस टाइम से सपोर्ट कर रहे थे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लाना चाहिए, और अभी भी हम ला नहीं पाए, बट हाँ अभी भी रोज़ अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो रोज़ कहीं ना कहीं से ये जो UCC है ये चर्चा में आया है, आ ही जाता है। कहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको लाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं इसको मत लेकर आओ। ठीक है, इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर रिज़ाइन किया 1951 में, जब हिंदू कोड बिल को हटा दिया गया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया था, तब इन्होंने ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, बुद्धिज़्म में ये कैसे कन्वर्ट हुए, तो 1956 में अंबेडकर जी के साथ साथ 3,65,000 सपोर्टर्स जो हैं वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और उनकी डेथ को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने कुछ राइटिंग्स भी की हैं, मतलब कुछ बुक्स वगैरह लिखी हैं, जैसे कि द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ठीक है, अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमन हु वर शूद्रास। ये सारी बुक्स जो हैं इन्होंने लिखी हैं। कुछ जर्नल्स भी लिखी हैं, जैसे कि मूल नायक, बहिष्कृत भारत, समता एंड जनता। ऑर्गेनाइजेशंस इनसे रिलेटेड कौन कौन सी हैं, तो इन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा को 1923 में इस्टेब्लिश किया है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को इन्होंने फाउंड किया है, और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है इसको भी फाउंड किया है। इनको इनकी डेथ के बाद में भारत रत्न भी मिला है 1991 में। कुछ कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो सोशल कंट्रीब्यूशंस देखें तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में लड़ते आए हैं, हमेशा से इन्होंने लड़ाई करी है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट को इन्होंने लीड किया और SC/ST फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया। पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें, पॉलिटिकल डायमेंशन में इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बहुत अच्छा रोल निभाया है और चेयरमैन रहे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। अच्छा, लीगल बात करें तो इन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा काम किया। इन्होंने कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। ठीक है, लेकिन अभी भी कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है, तो एजुकेशन जो है वो हमें एम्पावर करता है। इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को भी फाउंड किया था। नेक्स्ट है लेबर के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहा कि जो वर्किंग आवर्स है ना वो 48 आवर्स पर वीक तक होने चाहिए, इक्वल पे मिलनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। जो एम्प्लॉयमेंट है वीमन का, उस पर जो बैन लगा हुआ था कोल माइंस में कि वीमन काम नहीं कर सकती, उस बैन को इन्होंने हटाया। इन्होंने कहा कि वीमन भी अब कोल माइंस में काम कर सकती हैं और ओवर टाइम, पेड लीव और मिनिमम वेज का भी प्रोविजन ये लेकर आए। इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो इन्होंने रिजर्वेशंस के लिए काम किया है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में जो दलित हैं उनके लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, RBI जो है वो इन्हीं के आइडियाज़ पर बेस्ड थी। ठीक है, जो कि इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को इन्होंने आइडियाज़ अपने प्रेजेंट किया और इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे RBI बनी है। 1951 में अंबेडकर ने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की। इन्होंने इनकम टैक्स फॉर लो इनकम ग्रुप्स के लिए अपोज किया था। इनकी राइटिंग से इकोनॉमिक्स में क्या क्या, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। तो ये कुछ राइटिंग्स हैं जो कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के टर्म में लिखी हैं। एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो एग्जिस्टिंग डेटा थे अलग अलग कास्ट के, वो इन्होंने अपनी बुक जो है अनटचेबल्स, उस पर इन्होंने डेटा को डिस्कस किया है। अब अंबेडकर और गांधी जी
दो बहुत ही महान पर्सनैलिटी हमारी इंडिया के। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इनकी कंपैरिजन करेंगे। वैसे तो देखो हर पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया के लिए, पर थोड़ी सी हम जो है कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। कास्ट सिस्टम को लेकर अगर हम बात करें तो अम्बेडकर जी जो हैं उनके वो वोकल क्रिटिक थे, उन्होंने इसके एबोलिशन के लिए काम किया। महात्मा गांधी जी जो थे वो वर्ण आश्रम धर्म में विश्वास करते थे। अनटचेबिलिटी की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो दलित हैं उनके हक के लिए, उनकी जो राइट्स हैं उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उनके राइट्स को दिलाने के लिए। और महात्मा गांधी जी जो हैं वो लीगल मीन्स की वजह से नहीं बल्कि सोशल रिफॉर्म पर बिलीव करते थे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है एम्पावरमेंट के लिए। और महात्मा गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि अगर रिजर्वेशन दे दिया तो इससे कास्ट सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा। फिर है मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस कैसे किया है, तो जो अम्बेडकर जी हैं वो कैसे अपनी रेजिस्टेंस को शो करते थे, लीगल मीन्स से, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से। और महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंट, सत्य अहिंसा में पता ही है। फिर है रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये जो है हिंदू रिलीजन को के क्रिटिक्स थे, ये बुद्धिज़्म को मानते थे। और महात्मा गांधी जी जो हैं वो हिंदुज़म के टॉलरेंट थे, इंक्लूसिव थे। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एरिया में अगर हम बात करें तो अम्बेडकर जी जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसमें मानते थे कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। महात्मा गांधी जी जो हैं ये रूरल बेस्ड इकोनॉमी, सफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा विश्वास करते थे। एजुकेशन की फील्ड में बात करें तो बी आर अम्बेडकर जी जो हैं वो मानते थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिसएडवांटेज पीपल के लिए भी होनी चाहिए और ये एम्पावरमेंट दिलाएगा। और वहीं पर जो महात्मा गांधी जी जो हैं वो लिटरेसी को, बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने पर ज़्यादा फोकस देते थे। लीडरशिप कैसी है, तो ये स्ट्रॉन्ग और डिसिसिव थी इनकी लीडरशिप बी आर अम्बेडकर जी की, और गांधी जी की हम्बल एंड इंक्लूसिव थी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, तो ये डेमोक्रेसी को मानते थे बी आर अम्बेडकर जी। और यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो एम्बिवेलेंट थे डेमोक्रेसी के लिए। वो कहते थे कि ये एक मीन्स है, एंड नहीं है कि हमें डेमोक्रेसी पा ली और बस बात ख़त्म हो गई। डेमोक्रेसी के द्वारा हमें बहुत कुछ करना है। अब अम्बेडकर जी जो हैं इनकी रेलिवेंस आज के टाइम पर क्या है। आज के टाइम पर अगर हम इनकी रेलिवेंस की बात करें तो इनके आइडिया जो एक्शन है वो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, नेशन बिल्डिंग के लिए अभी भी रेलिवेंट हैं। ठीक है, उनके जो विजन है एक जस्टिस सोसाइटी का वो अभी भी रेलिवेंट है और अभी भी हमें इनक्रेज करता है कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या करना है। पॉलिसी मेकिंग में अभी भी इनका रोल रहता ही रहता है। ठीक है, बहुत सारे प्रो पुअर और जो पीपल सेंट्रिक पॉलिसी मेजर्स हैं वो हमने इन्हीं के विचारों के आधार पर लिए हैं। जैसे कि हमारा PM आवास है, स्टैंड अप इंडिया है, तो इनके ही विजन को देखते हुए हमने ये जो है कुछ स्टेप्स लिए हैं। नेक्स्ट है पंचतीर्थ। पंचतीर्थ क्या है इसको भी समझ लेते हैं लगे हाथों। तो गवर्नमेंट जो है वो अम्बेडकर सर्किट को स्टार्ट करने वाली है। जैसे हमारे रामायण सर्किट चलता है हमारी इंडिया में, बुद्धिस्ट सर्किट है, वैसे अम्बेडकर सर्किट भी हमारी जो सरकार है वो उसको शुरू करने वाली है, जिसमें वो 5 ऐसी जगह जो कि BR अम्बेडकर जी जो हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड है, उन सारी जगहों पर हम विजिट कर पाएंगे। तो पंचतीर्थ की अगर हम बात करें तो ये वही 5 साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं, चलो देखते हैं कौन कौन सी वो साइट्स हैं। सबसे पहली है मध्य प्रदेश के महाऊ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अम्बेडकर जी जो है उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महाऊ में। अच्छा जी, फिर क्या है कि नेक्स्ट है दिल्ली रेजिडेंस। तो दिल्ली में उनका घर था जहाँ पर वो लास्ट अपने जो टाइम था उनका उस टाइम पर वो रहते थे। महाराष्ट्र का जो नागपुर है जहाँ पर अम्बेडकर जी जो है वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। लंदन वो जगह है जहाँ पर अम्बेडकर जी जो है रहे थे और पढ़ाई की थी। दादर वो जगह है जहाँ पर जो अम्बेडकर जी जो हैं उनकी बॉडी को क्रेमेट किया गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिकल वैल्यूज़ की। उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ एथिकल वैल्यूज़ क्या क्या हैं। इक्वालिटी, वो हर किसी के लिए इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते थे। एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पर हर कोई इक्वल हो, उसके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट था उनकी लाइफ वैल्यू। ठीक है, फिर रेस्पेक्ट देते थे डाइवर्सिटी के लिए, करेज था, बहुत ही करेजियस पर्सन थे वो, और इंटेग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात हम करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में यही था टॉपिक जो हमने पढ़ दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ अब हम मूव करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हमारा पहले टॉपिक है दैट इज़ द बेलफास्ट गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। अच्छा, बेलफास्ट गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है, चलो जानते हैं। अच्छा, उससे तो जानेंगे, पर उससे पहले ये बताओ क्या वीडियो को लाइक कर दिया? भाई समझ में आ रहा है तो यार लाइक करो ना, इतने कंजूसी किस बात की है, फटाफट से लाइक कर दो। और अब चलो
पढ़ते हैं बेलफास्ट गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को। तो ये क्यों है चर्चा में? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो है, कौन है बताओ, नाम बताओ ज़रा। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बेलफास्ट को विज़िट किया। बेलफास्ट क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है। क्योंकि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है ना उसके 25 साल पूरे हो गए। अब भाई 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, ये कुछ ऐसे टाइम होता है ना जो काफ़ी हमारे लिए अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। तो 25 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए ये कहाँ गए? ये बेलफास्ट में गए हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के 25 साल पूरे हो गए। अब ये तो बात सही है, बट ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट आखिर था क्या, इसको समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो जिसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, आई नो। अच्छा, द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, ये है, हमें देखने को मिल रहा है। आपने कुछ चीज़ें सुनी होंगी, जैसे कि हम पढ़ते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हम पढ़ते हैं यूके, हम पढ़ते हैं ब्रिटिश आइल्स, और हमें लग रहा है अरे यार चाहे यूके कह लो, चाहे ब्रिटिश आइल्स कह लो, या ग्रेट ब्रिटेन कह लो, या ब्रिटेन कह लो, बात तो एक ही है ना। हम अलग अलग नाम ले रहे हैं पर बात एक ही है। लेकिन नहीं जी, ऐसा नहीं होता, राइट, बात एक नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन अलग है, यूके अलग है, ब्रिटिश आइल्स अलग है। अच्छा, अलग क्या है, चलो जानते हैं। तो देखो, अगर हम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिला देते हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यूके में क्या हो जाता है? यूके में नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, तो ये बन जाता है यूके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, तब ये यूके बनता है। ब्रिटिश आइल्स में क्या होता है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड भी ऐड हो जाता है, तो वो ब्रिटिश आइल्स जो है वो बन जाता है। समझ में आया? तो ये जो इतना एरिया है ना, ये हमारा क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। अब इतने एरिया में हमने ये चीज़ जो नदर आयरलैंड है इसको भी ऐड कर दिया, तो ये बन गया यूके। और ये सारा एरिया अगर हमने एक साथ बोल दिया तो ये होता है ब्रिटिश आइल्स। इतना समझ में आया? तो अभी यूके के प्रेसिडेंट गए हैं, मतलब कि कितने एरिया के प्रेसिडेंट? इतने एरिया के प्रेसिडेंट कहाँ गए हैं? इस एरिया में गए हैं, ठीक है, जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर गए हैं। ओके, अब ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। तो 10 अप्रैल 1998 में इसको साइन किया गया था, ठीक है। कब साइन हुआ है? 10 अप्रैल 1998 को। अच्छा, किस किस के बीच में साइन हुआ है? तो नॉर्दर्न आयरलैंड के कुछ लोग थे और हमारे जो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन अभी हमने समझा ना ब्रिटेन क्या है, उसकी सरकार के बीच में। तो ब्रिटेन और आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन लोगों के बीच में क्या हुआ है? साइन हुआ है एक एग्रीमेंट 10 अप्रैल 1998 को, जिसमें क्या हो रहा था? 30 साल पुरानी जो लड़ाई चल रही थी उसको ख़त्म किया जा रहा था, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड, अभी हम देखते हैं फिर से क्या एरिया है। देखो, ये जो छुटकू सा एरिया दिख रहा है ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। यहाँ पर ट्रबल्स चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो भी 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 30 सालों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, 30 सालों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ ये इस साइड के लोग जो हैं, ब्रिटेन के लोग, नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग जहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और ये आयरलैंड के लोग, इन तीनों के बीच में मिलकर एक एग्रीमेंट होता है कि भाई बस बहुत हुआ यार, 30 साल हो गए लड़ते लड़ते, अब इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। और इसीलिए क्या हुआ? ये डील हुई, ये एग्रीमेंट हुआ, और इसी को हम बोलते हैं गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। यहाँ पर क्या कहा गया कि एक मॉडल लेकर आए कि ये एक मॉडल डील है जो कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है 30 साल के, इसको अब हम ख़त्म करेंगे। और इसको फिर इस डील को ही नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि 30 साल तक की जो लड़ाई थी वो ख़त्म हुई थी इस डील से, इस एग्रीमेंट से। अच्छा, ये ट्रबल्स थी क्या? ये 30 साल की जो वायलेंस है ना, इसको हम ट्रबल्स बोलते हैं, द ट्रबल्स, इसका नाम हमने रख दिया। तो हुआ क्या? तो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, वो 1921 में बना, और 1922 में जो बचा हुआ आयरलैंड था उसको आज़ादी मिल गई ब्रिटिश से, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके के साथ में रहा, लेकिन टेंशन्स स्टार्ट हो गई कि जो कुछ लोग थे वो चाहते थे कि हम यूके के साथ में रहें, कुछ लोग चाहते थे कि हम आयरलैंड के साथ में रहें। 1960s तक जो हमारे वो लोग जो यूके को चाहते थे कि यूके के साथ में रहें, वो इतने पावरफुल हो गए कि वहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग आयरलैंड के साथ में रहना चाहते थे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, इसी बीच वायलेंस होने लगा, और ट्रबल्स नाम यहाँ पर पड़ गया। यहाँ पर लगभग 3500 लोगों की डेथ हुई थी। तो समझो क्या बात है, एक एरिया है ये, एक एरिया है ये एक एरिया है, ठीक है। ये हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड, ये है आयरलैंड, ये है हमारा ब्रिटेन।
अब यहाँ पर ये होता है कि 1921 में ये एरिया बन गया, नदर्न आयरलैंड बन गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये पहले तो पूरा आयरलैंड ही था ना, अब ये अलग हो गया तो ये नदर्न आयरलैंड बन गया। तो कुछ लोग यहाँ के चाहते थे कि हम इनके साथ में रहें, कुछ लोग चाहते थे कि हम आयरलैंड के साथ में रहें। अब होता ये है कि अब मान लो, अब जिसके बीच में ये पहली टेंशन तो यही हो गई कि एक लोग चाह रहा है कि इधर रहें, एक लोग चाह रहे इधर रहें। फिर होता ये है कि जो लोग यहाँ पर रहना चाहते थे ना, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, क्योंकि जो लोग इनके साथ में रहना चाहते थे वो बहुत पावरफुल हो गए। इसी बीच फिर लड़ाई झगड़ा होता रहा, 30 सालों तक लड़ाई झगड़ा चला। फिर बाद में ये एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट से यहाँ पर शांति आई, उसी को गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें एग्री की गई, ऐसी क्या बातें कर दी जिसकी वजह से शांति हो गई, 30 साल की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो गई। कौन सी ऐसी बातें की गई? तो बातें ये कही गई कि जो नदर्न आयरलैंड है वो यूके के साथ में रहेगा, पहली चीज़। ठीक है। ये आयरलैंड को ज्वाइन कर सकता है अगर जितने वोटर्स हैं वो वोट करें, और वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग वोट कर दें कि हम अगर आयरलैंड के साथ में रहेंगे। अगर आयरलैंड के साथ में रहने के वोट ज़्यादा हो गए तो लोग आयरलैंड के साथ में, तो जो नदर्न आयरलैंड है वो आयरलैंड में जुड़ जाएगा, अदरवाइज़ यूके में रहेगा। लोग जो थे वो जो नदर्न आयरलैंड में रहेंगे उनके पास में आयरिश या फिर ब्रिटिश नेशनैलिटी हो सकती है। नदर्न आयरलैंड जो है उसको नई सरकार मिलेगी जिसके पास में पावर होंगी लोकल मैटर्स के लिए। लेकिन यूके गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, टैक्स लॉज, इमिग्रेशन रूल्स को देखेगा। मई 22, 1998 को रेफरेंडम हुआ, लेकिन लोग जो हैं 94 वोटर्स जो हैं, एग्रीमेंट हुआ, अप्रूव किया 94 वोटर्स ने आयरलैंड में, 71% नदर्न आयरलैंड में रहने के लिए एग्रीमेंट हुआ। और इस वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं जिसने जैसे वोट दिया वो वहाँ पर चले गए। ठीक। अब होता ये है कि जो यहाँ पर रेफरेंडम हुआ, कि रेफरेंडम में पूछा गया कि कौन कहाँ रहना चाहता है, तो मेजॉरिटी लोग जो हैं उन्होंने कहा कि हम यूके के साथ में रहना चाहते हैं। इसीलिए जो नदर्न आयरलैंड है वो अभी भी यूके के साथ में ही देखने को मिलता है। अब 25 साल हो चुके हैं, उसके बाद में क्या होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या हुई है कि जो हमारे 30 साल तक का वहाँ पर जो वायलेंस था वो ख़त्म हुआ और अभी भी वहाँ पर शांति बनी हुई है। लेकिन जो ब्रेक्जिट है ना, अब जो हमारा ब्रिटेन है उसने क्या किया था, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था खुद को, इसको हमने ब्रेक्जिट नाम दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, एग्रीमेंट जो है ये पैरालाइज हो गया 1 साल तक, क्योंकि नदर्न आयरलैंड जो है वो बॉर्डर शेयर करता है यूरोपियन यूनियन कंट्री आयरलैंड के साथ में। और यूरोपियन यूनियन और यूके जो हैं उनके डिफरेंट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नदर्न आयरलैंड जो है, अगर इससे आयरलैंड में सामान जाएगा तो चेकिंग जो है वो और बढ़ जाएगी, सामान को बेचने में और ज़्यादा मुश्किल होगी। इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़ी टेंशन हो गई थी यूके और नदर्न आयरलैंड के बीच में, बट अब मामला सही है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंसी एजेंसी है, उसने अभी जो थ्रेट लेवल है नदर्न आयरलैंड में डोमेस्टिक टेररिज्म से वो सीवियर बना दिया है। सेवरल प्रो यूनियन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नदर्न आयरलैंड में जो कि इस एग्रीमेंट को बॉयकॉट भी करने लगे। मतलब अभी क्या है कि अब मामला थोड़ा गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग जो हैं इस एग्रीमेंट को, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को बॉयकॉट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अभी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए क्या करा गया है, तो यहाँ पर चेक्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड के बीच में। ठीक है। यूके और यूरोपियन यूनियन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसको हम विंडसर फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसमें जो पहले जो मेंशन डिसरप्शंस हैं ट्रेड में उसको लेकर बातचीत होगी। तो होता क्या है, होता बस इतना है, इतनी सी टेंशन है यहाँ पर। ये है हमारी यूरोपियन यूनियन, ये है हमारा नदर्न आयरलैंड और जो हमारा यूके है। ठीक है। और ये है आयरलैंड। होता ये है कि ये आयरलैंड तो पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, बट ब्रिटेन नहीं है पार्ट, ब्रिटेन ने अलग कर दिया खुद को। अब यहाँ पर ये होता है कि ब्रिटेन के अलग कस्टम लॉज हैं और जो यूरोपियन यूनियन है उसके अलग कस्टम लॉज हैं। अब नदर्न आयरलैंड की बाउंड्री तो शेयर हो रही है ना आयरलैंड से। अब अगर नदर्न आयरलैंड को आयरलैंड के साथ में कुछ भी अगर डील करनी है, कोई ट्रेड करना है, तो इनके रूल्स अलग हैं, इनके रूल्स ब्रिटेन के रूल्स अलग हैं। तो इस वजह से थोड़ी चेकिंग है, थोड़ा जो आपका जो ट्रेड है उस पर थोड़े से असर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए नदर्न आयरलैंड जो है वो ये जो ब्रेक्जिट है इसके लिए नाराज़ है कि भाई आप क्यों अलग हो गए, इस वजह से हमें ट्रेड में प्रॉब्लम हो रही है। अब यूएस जो है वो इतना एंथुजियास्टिक क्यों है इस एग्रीमेंट को लेकर, क्योंकि यूएस जो है इस नेगोशिएशंस में टॉप रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। यूएस, यूके नहीं, यूएस। ठीक है। यूएसए के जो करंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, अभी तो उन्होंने क्या किया है, वो आयरिश इमिग्रेंट से डिसेंड करते हैं। मतलब आयरिश इमिग्रेंट जो हैं उनका डिसेंट है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या आयरिश है। यूएन ने क्या किया है,
रिकॉर्ड किया है कि जो अडल्ट हैं उनकी प्रोपोर्शन डबल हो गई है जिनको डाइवोर्स मिल रहा है, ठीक है। जो सेपरेट हो गए हैं 2% से 4% हो गए, मतलब डाइवोर्स जो है वो बढ़ गए हैं, ऐसा यूएन ने रिकॉर्ड किया है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं विद इन मैरिजेस विद द वीमन एंटरिंग वर्क फोर्स। अब हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हम चलते हैं सोसाइटी की तरफ, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमने पढ़ ली, सोसाइटी की तरफ चलते हैं। सोसाइटी में हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ मैरिज ब्रेकअप्स, ट्रेंड्स एंड इम्प्लीकेशंस। जो आजकल जो शादी है वो अभी हम देखते हैं, जैसे अगर हम किसी भी एक्टर्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अभी हम सुनते हैं कि भाई 1 साल में शादी हो रही है, फिर देखना कुछ 6 महीना बाद वो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। अच्छा शादी हो गई, इस साल शादी, देखना अगले साल डाइवोर्स हो रहा है। एक्टर्स की बात छोड़ दो, नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम देखें ना तो ऐसा हो रहा है कि लोग की अब शादी टिक कम रही है, राइट। पहले अगर हम देखते हैं, पहले के लोग जो है बहुत बूढ़े होकर उनकी शादी अभी भी अच्छी चल रही है और हैप्पी भी हैं। बट आजकल क्या हो रहा है, जो यंगस्टर्स इनकी शादी हो रही है और वो खुश नहीं है, ठीक है। वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो लोग रेस्पेक्ट तक नहीं दे रहे हैं। ऐसे कई सारे केसेस हम देखते हैं, नॉट ऑल, राइट, कुछ तो बहुत खुश हैं। तो ऐसा क्या ट्रेंड है, ये इस ट्रेंड को ही यहाँ पर देखा गया, क्योंकि सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा सोशल इशू है एक। अच्छा, कंटेक्स्ट क्या है, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं दुनिया भर में जो कि बात करती हैं, जो ये बिलीव करती हैं, ये मानती हैं कि जो मैरिजेज़ हैं, शादियाँ हैं, वो स्वर्ग में बनती हैं, जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं, ऐसा मानती हैं। और अगर हमने उसको तोड़ दिया, उस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, ऐसा मानती है। तो हम लोग भी बोलते हैं ना कि जो जोड़ी है वो तो भाई स्वर्ग में बनकर आई है, जोड़ियाँ ऊपर वाले बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हम लोग सुनते हैं, इवन कभी कभी बोलते भी हैं, राइट। तो अब कुछ सोसाइटी ऐसा मानती है कि वो बॉन्ड जो है वो हमारे भगवान ने, हमारे ईश्वर ने बनाया है, अगर उस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे ना तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये चर्चा में आ गया। अब शादी होती क्या है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम सोशली लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं यूनियन बिटवीन 2 पीपल, कि 2 लोग हैं वो एक हो गए हैं, ठीक है। उनके कुछ राइट्स हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और एक दूसरे के फैमिली के प्रति कुछ राइट्स हैं, कुछ हक मिलते हैं उनको और कुछ जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है जो कि हर कल्चर, हर सोसाइटी में मिलता है। हर कोई भी कल्चर हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ट्राइबल पीपल भी अगर आपको मिलते हैं, कहीं पर भी आप चले जाए, किसी भी देश में चले जाएं, वही शादी हर जगह होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशली लीगली रिकॉग्निशन मिलती है, सोसाइटी भी उसको जो है रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है और हमारा लॉ भी उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या होता है कि 2 लोग जो हैं वो अब एक हो गए हैं, उनके यूनियन हो गया है, इसको हम मान्यता देते हैं, ठीक है। और अब इससे होता ये है कि हमें जो एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे की फैमिली के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ और कुछ हक मिलते हैं, ठीक है। अगर हम ग्लोबल मैरिज पैटर्न की बात करें तो यूएन ने रिकॉर्ड किया है कि अभी क्या हो रहा है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली थी इस टॉपिक में, बट ये यहाँ है, ठीक है। तो यूएन ने रिकॉर्ड किया है कि अभी जो शादी है ना, जो डाइवोर्स है, डाइवोर्स का प्रोपोर्शन बढ़ गया है। 1970s में अगर हम बात करें 2% डाइवोर्स होते थे, लेकिन अब ये दुगना हो गया। मतलब डाइवोर्स 2000 के बाद के टाइम पीरियड में हम देखें तो डाइवोर्स जो है 4% तक उनका जो है प्रोपोर्शन बढ़ गया है। क्योंकि अब ये हो गया कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं मैरिजेस में, ठीक है। वीमेंस एंटरिंग द वर्कफोर्स। अब देखो पहले क्या होता था कि जो वीमेन है वो काम करती नहीं थी, मतलब काम घर के करती थी, मतलब अर्निंग नहीं करती थी, राइट। पहले की वीमेन थी वो वर्कफोर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी, उन्हें बोला जाता था कि आप घर की जिम्मेदारी संभालेंगी और जो मेल पार्ट हैं वो जाएंगे और अर्निंग करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये होता था और ऐसे उनकी लाइफ चलती थी। वही मेल जो है बाहर जाकर कमा कर लेकर आता था और जो फीमेल होती थी वो घर की फैमिली को चला रही हैं, खाना बना रही हैं और ये जो भी घर के काम होते थे वो सारे करती थी। बट आज क्या हो रहा है कि मेल तो कमा रहे हैं, साथ साथ फीमेल भी कमा रही हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो अब वो उनके पास में पता है, अब उन्हें पता है कि हमारा राइट क्या है, राइट। अगर उनके साथ में कुछ गलत बिहेव होता है या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, कि उनको लगता है कि भाई मुझे वैल्यू नहीं मिलती है मेरी फैमिली में, या फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसी जगह रहना ही क्यों जहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या फिर मुझसे ठीक से बात नहीं की जा रही है, या फिर मुझे जो है वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, तो वो क्या करती है, डाइवोर्स फाइल कर देती हैं, राइट। तो यहाँ पर इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो चांसेस हैं ये डाइवोर्स के और बढ़ गए हैं। ये मिक्स्ड ट्रेंड हमें देखने को मिला है। OECD के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया है कि 18 कंट्रीज़ में ये जो डाइवोर्स केसेस हैं ये बढ़ गए हैं, ठीक है। 12 में रिड्यूस भी हुए हैं। इंडिया की बात करते हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात तो करेंगे ही। 93% जो मैरिड हैं इंडियन मैरिड्स, इंडिया जो मैरिड हैं, जो लोग जिनकी शादी हो गई और इंडियन हैं, उनमें 93% जो लोग हैं उनका अरेंज मैरिज हुई है।
ठीक है। ग्लोबल एवरेज अगर हम देखें तो 55% है। ग्लोबल लेवल पर जितने लोग की शादी होती है उसमें 55% ही लोग होते हैं जिनकी अरेंज मैरिज होती है, पर इंडिया में आज भी 93% ऐसे लोग हैं जिनकी अरेंज मैरिज होती है। एनुअल डाइवोर्स रेट अगर हम देखें तो 1.1% है, मतलब 1000 लोग में कोई एक लोग है जो डाइवोर्स फाइल कर रहा है। इसका मतलब 1000 में सिर्फ 13 लोग ही हैं जो डाइवोर्स फाइल करते हैं, तो काफ़ी कम है। तब भी हमारी इंडिया में शादी टिकाऊ में भी चल रही है, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि वीमेन जो है वो एक बैड मैरिज में एडजस्ट करती हैं, क्योंकि डाइवोर्स जो वो इनिशिएट करते हैं मैन, क्योंकि सोशल नॉर्म्स हैं कि वीमेन जो हैं वो अपना ये राइट जो है इसको वो यूज़ नहीं कर पाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मेल है वो डाइवोर्स दे सकता है, फीमेल नहीं दे सकती, वो इनिशिएट नहीं कर सकती, ऐसा मानते हैं। अगर वो ऐसा करती है तो उसको काफ़ी डिस्करेज कर दिया जाता है। इंडियन लीगल फ्रेमवर्क है वो पैट्रियार्कल पैट्रोनेज पर ज़्यादा काम कर रहा है, ऐसा कुछ फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए वीमन जो है उसको लीगल हैसल्स और सोशो इकोनॉमिक आइसोलेशन फील करनी पड़ती है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी लो है इंडियन वीमन का, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली डिपेंड होती हैं। वो कहती हैं अगर मैं डाइवोर्स ले भी लूँगी तो मैं कैसे कमाऊँगी और खाऊँगी क्या, क्योंकि मुझे जो पैसा है, मेरी जो लाइफ है उसको सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड करते हैं। अगर इनको मैं छोड़ दूँगी तो मैं कैसे अपनी लाइफ में सर्वाइव करूँगी, पैसा कहाँ से आएगा। इस सारी चीज़ों से होता ये है कि वो बैड मैरिज में भी सर्वाइव कर रही, उसमें भी उसको झेल रही होती है। उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है, उसके साथ वायलेंस हो रहा है, बट फिर भी वो वहाँ पर रह रही होती है, डाइवोर्स फाइल नहीं करती जस्ट बिकॉज क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है उस पर्टिकुलर इंसान पर, ठीक है। फिर ये विशेष साइकिल है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की, और इस वजह से वीमेन जो है, ज़्यादातर वीमेन जो है वो डाइवोर्स फाइल नहीं कर पाती। नेक्स्ट है जेंडर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइवोर्स ऑन सोशियो इकोनॉमिक, डोमेस्टिक हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वीमेन जो है क्रॉनिक स्ट्रेंस को फेस करती हैं डाइवोर्सेस के, जैसे कि उनको हाउस होल्ड इनकम उनकी कम हो जाती है, ठीक है। होम ओनरशिप नहीं रहती है। मान लो होता ये है, जैसे अब लड़की है उसकी शादी हो जाती है तो वो चल जाती ससुराल में। अब जो उसके जो जहाँ वो पैदा हुई वो घर उसका नहीं रहता, लोग वहाँ के उस फैमिली के लोग बोल देते हैं कि ये तुम्हारा घर तुम्हारे ससुराल है। ससुराल में जाती है, ससुराल में हस्बैंड उसको अगर घर से निकाल दे रहा है या हस्बैंड को छोड़ दे रही है तो उसके पास में कुछ घर ही नहीं है, वो कहाँ जाए। अगर वो वापस अपने मायके जा रही है, वो घर जहाँ पर वो पैदा हुई, तो वो लोग बोलते हैं नहीं भैया तुम्हारी शादी हो गई तुम अपने घर जाओ। अब ससुराल जा रही तो वो लोग बोल दे रहे हैं कि नहीं भैया तुम अपने घर वापस जाओ जहाँ तुम रहती थी। तो इस वजह से वीमेन के पास में कोई घर ही नहीं है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो फेस करती हुई नज़र आती है, ठीक है। और उसके बाद में सिंगल पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादातर वीमन को मिल जाती है। अगर उसका कोई बच्चा है ना, तो अगर वो डाइवोर्स देती है तो बच्चा भी वो उस वीमन के साथ में ही रह रहा है, तो मतलब क्या है कि अब वो सिंगल पेरेंट बन जाएगी, उसको खुद की भी देखना है और उस बच्चे को भी वही उसे ही पालना पड़ता है, ठीक है। मैन जो हैं ज़्यादातर वल्नरेबल है हेल्थ डेक्लाइंस के, मोरालिटी के, इमोशनल डैमेज के, ठीक है। अच्छा, अब ये डाइवोर्स रेट जो है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या ये दिखा रहा है कि जो वीमन है वो सोशल प्रोग्रेस कर रही हैं, सोसाइटी मैच्योर हो रही है, यस या नो, ये आपको बताना है, ये काम आपका है, ओके। तो अगर हम देखते हैं कि हाँ, अगर हम ये बोलते हैं कि वीमन जो है अगर ये डाइवोर्स देती है तो हाँ सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ पैट्रियार्की है वो लूज़ हो रही है। मॉरिटेनियन सोसाइटी है वो सेलिब्रेट करती है वीमन के डाइवोर्स को। तो मॉरिटेनिया में अगर आप चले जाते हो, ठीक है, या फिर मॉरिशस में चले जाते हो, तो वहाँ पर अगर देखते हो कि किसी का डाइवोर्स हुआ तो वीमन अपने डाइवोर्स को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वो ये मानते हैं कि हाँ एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ख़राब था उससे इनको आज़ादी मिल गई है, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं कि सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हाँ अभी भी हमें सोसाइटी स्टेबिलिटी जो है वो डेलिब्रेट हो रही है, और अगर ऐसे ही डाइवोर्स होते रहे तो मैरिज से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि वो सारे इश्यूज़ जो कि वीमेन से रिलेटेड हैं और वीमेन का रोल, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है स्टेटस ऑफ वीमन इन एग्री फूड सिस्टम्स। तो एग्री फूड सिस्टम में वीमन का क्या स्टेटस है, भाई ये चीज़ क्यों है चर्चा में। तो सबसे पहली बात ये कि अभी एक नई रिपोर्ट आई है, किसने रिलीज़ किया, कोई ऐसी वैसी एजेंसी नहीं बल्कि हमारे जो फाओ है उसने रिलीज़ किया है स्टेटस ऑफ वीमन इन एग्री फूड सिस्टम्स, ठीक है। इसमें जेंडर इनइक्वालिटी को टैकल करते हुए नज़र आ रहा है, और इस वजह से हंगर जो है वो रिड्यूस होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, और जो है क्लाइमेट चेंज है, कोविड-19 पैंडेमिक है, यहाँ पर हम रिजिलियंट बनते हुए नज़र आएंगे। फ्रेमवर्क क्या है जेंडर्ड एग्री फूड सिस्टम का, इसको जानते हैं।
तो स्ट्रक्चरल जेंडर इनइक्वालिटीज़ कहाँ कहाँ पर हम देखने को मिलती हैं, तो बायोफिजिकल और इन्वायरमेंटल, ठीक है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेक्टर में भी हम देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं। सोशियो कल्चरल और डेमोग्राफिक जेंडर इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे वैल्यू चेन्स में देखें तो वैल्यू चेन क्या होता है, वैल्यू चेन होती है प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज है, मार्केटिंग है। फूड इन्वायरमेंट क्या है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, प्रमोशन, ठीक है, क्वालिटी है। कंज्यूमर बिहेवियर में चॉइसेस हैं कि हमें हमारे प्राइस, इनकम, इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस के ऊपर हम चॉइस करते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ पर होती है, तो वीमेंस एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सेस, क्या हमें रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल मिल रहा है, क्या जेंडर सोशल नॉर्म्स हैं, क्या पॉलिसीज एंड गवर्नेंस ऐसी हैं जो हमें जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये अपनी तरीके की इकलौती ऐसी रिपोर्ट है जो कि पहली बार स्टार्ट हुई थी 2010 से ये आ रही है, ठीक है, जो कि बताती है कि वीमेन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में उनका क्या रोल है, ठीक है। एग्रीकल्चर के अलावा भी ये पूरा स्टेटस बताती हैं वीमेन का एग्री फूड सिस्टम में। की हाइलाइट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन पीपल हैं जो कि एग्री फूड सिस्टम में रिलाई करती हैं और जिनमें से हाफ जो है वो वीमेन है, ठीक है, और वो प्रिवेंटेड हैं, उनको अपने पोटेंशियल जो है जितना वो कर सकती हैं उससे उनको रोका जा रहा है, वो अपनी पोटेंशियल के इतने काम नहीं कर रही हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी परेशानी फील करनी पड़ रही है। अब उन्हें कैसे रोका जा रहा है, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। एजेंसीज जो है वो उन्हें डिनाई कर दे रही हैं, पुअरर कंडीशन में उनको काम करने को दिया जा रहा है, तो अब ऐसे कंडीशन दे दी जा रही है जहाँ पर वो काम कर नहीं पा रही हैं, तो ये भी उनके लिए दिक्कत की बात है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट है, इकोनॉमिक प्राइस शॉक है, कॉन्फ्लिक्ट है और जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये भी कुछ और प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रही हैं। इवन द वीमेन जो है उनको एक्सेस तो मिल गया कई सारे रिसोर्सेज में, लेकिन टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो अभी जो गैप है ना इस बीच में वो अनचेंज्ड और गैप और भी बढ़ रहा है। कोविड-19 के बाद में तो ये गैप जो है वीमेन और मैन के फूड सिक्योरिटी को लेकर वो 4.3 से और बढ़ गया है। इंडिया की बात करें तो फीमेल पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स में वो कम है, 5 में से 1 वीमेन ऐसी है जो काम कर रही है, लेकिन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी थोड़ा ज़्यादा है। फीमेल जो है एग्री फूड सिस्टम वर्कर्स में भी फीमेल का जो शेयर है वो 1% से कम हुआ है। अगर 2005 से 2019 तक का हम कंपेयर करें तो 1% से कम हुआ है। 10% की इंक्रीज हमने देखने को मिला है मैकेनाइज्ड टिलिंग में 1999 से 2011 के बीच में, इससे 5% रिडक्शन हुआ है वीमेन की फार्म लेबर में। फिर है क्लोजिंग जेंडर गैप जो है, और वीमेन को अगर हम पावर कर देते हैं तो 1% जीडीपी हमारी बढ़ जाएगी, ऐसा भी हम बोल रहे हैं। वीमेन को और ज़्यादा एक्सेस चाहिए रिसोर्सेज के लिए और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम करना पड़ेगा। वीमेन के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसको रोको, ठीक है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस तमिलनाडु में हो रही हैं, मनरेगा स्कीम में भी हम देख सकते हैं, पार्टिसिपेटरी विलेज कमिटीज़ जो बनाई गई हैं उनमें भी हम बात कर सकते हैं कि हाँ भाई कुछ सुधार हो रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ के बारे में, जिसमें है यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट। इंडिया जो है अब वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस नेशन बन चुकी है। दुनिया भर में ऐसी कोई कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो चाइना मत बोल देना, अब ये इंडिया है। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की आ गई है, इसमें इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है। की हाइलाइट्स क्या हैं, तो टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया भर की कितनी हो गई है, 8045 मिलियन लोग जो हैं अब पूरी दुनिया में हैं। लार्जेस्ट शेयर किसका है, तो लार्जेस्ट शेयर में जो है 65% लोग जो हैं 15 से 64 साल के हैं, ठीक है। 10% पॉपुलेशन जो है वो 65 साल से ज़्यादा की है। लार्जेस्ट शेयर अगर हम रीजन वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस रीजन कौन से हैं, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। लार्जेस्ट शेयर जो है अगर हम कंट्रीज़ में देखें तो चाइना और इंडिया ऐसी 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अब आउटलुक क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो जो नंबर है वो तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ की वो कम हो गई है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जिस रेट से हो रही थी वो अब कम हो गई है। इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है और साउथ एशिया जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन देखने को मिला है। अब पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ये क्यों हो रही है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अब माना जा रहा है कि मैन जो है कम से कम 71 साल तो जिएगा ही और वीमेन 76 साल तक जिएंगी। इस वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है ना वो ग्रो हो रही है।
अच्छा, प्रोजेक्शंस क्या हैं, आगे क्या माना जा रहा है? तो अभी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8.5 बिलियन तक हो सकती है 2030 में, 9.7 बिलियन हो जाएगी 2050 में, और 10.4 बिलियन हो जाएगी 2100 में। सेंट्रल और सदर्न एशिया जो है ये मोस्ट पॉपुलस रीजन हो जाएंगे 2037 तक। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है उसमें अभी 1426 मिलियन लोग रह रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो गए हैं। 68% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 15 से 64 ईयर्स तक है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, क्योंकि हमारी इंडिया में 68% लोग यंग हैं, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा यहाँ का कम हो गया, 2 हो गया है अब, ठीक है। कंट्रासेप्टिव मेथड जो है, स्पेसिंग है, हेल्थ केयर के लिए एक्सेस मिल चुका है, इस वजह से पॉपुलेशन कम हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैन के लिए 71 है और वीमेन के लिए 74 है। इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन मोमेंटम की वजह से हुई है और डिक्लाइन हो जाएगी 2050 से, फिर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा हमारे पॉपुलेशन में। और जो पॉपुलेशन है वो एक वरदान है या फिर कोई अभिशाप है, चलो जानते हैं। तो एक डिविडेंड है या डिजास्टर इंडिया के लिए, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। चलो समझते हैं। तो नेचर ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ एंड साइज, पॉपुलेशन कैसी है, उसका साइज़ कितना है, ग्रोथ कैसी है, ये समझते हैं सबसे पहले। पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, कोई हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं, हमारे लिए एक रिसोर्स है। जब तक कि हमारी जो कैपेसिटी है उसको अगर ये कैरी आउट करता रहता है तो हमारे लिए एक रिसोर्स है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज की होनी चाहिए, साथ ही साथ में जो चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका भी यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज बन जा रहे हैं। कोई ह्यूमन है वो रिसोर्स बन सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हमने पढ़ा है ना, तो पॉपुलेशन हमारी रिसोर्स है। इंडिया की बात करें तो फर्टिलिटी कम है, हमारी इंडिया में फर्टिलिटी हो गई है कम, राइट। तो फर्टिलिटी कम हो गई है, इसका मतलब क्या है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई स्पीड से नहीं बढ़ेगी, तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, स्टेबलाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो स्टेबल है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, तो चिंता की बात तो नहीं है। एज कंपोजिशन देखें तो 15 से 64 साल तक के लोग हैं, मतलब कि बहुत एनर्जी से भरे हुए लोग हैं, काम करने के लिए हैं, दिमाग इंटेलिजेंट है, काम कर सकते हैं, उनकी बॉडी अभी काम करने के लायक है। तो हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या है कि इनोवेशन मिल जाएगी, क्रिएशन मिल जाएगी, क्रिएटिविटी मिल जाएगी, तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो ये हमारे लिए बून है, ना कि वेन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, एजुकेशन स्किल उनको दे सकते हैं और गवर्नेंस अच्छी कर सकते हैं। हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन, जैसे कि जापान है, चाइना है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग है, ठीक है, बूढ़ी हो रही है, तो ये उनके लिए एक बर्डन है। लेकिन हमारी जो इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन अभी एज नहीं कर रही, बल्कि जो 15 से 64 साल के लोग हैं तो ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब कि ये हमारे लिए रिसोर्स की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज़ एंड सोसाइटीज़। कंटेक्स्ट क्या है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 आ चुकी है। किसने रिलीज़ किया, ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है, ठीक है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आती है, 1978 से हर साल आ रही है, वर्ल्ड बैंक लेकर आती है, जो कि इन डेप्थ एनालिसिस करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट को ये देखती है। अच्छा, इस साल इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो वर्किंग एज एडल्ट का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है। स्पेन जो है, जहाँ पर 47 मिलियन लोग रहते हैं, उसमें जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक होती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर लोग जो हैं बूढ़े हो रहे हैं। लो इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और इससे जो है यंग पीपल को ज़्यादा जॉब मिलेंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ जो कि माइग्रेशन ऑफर करता है, तो माइग्रेशन जो है वो अर्जेंट नीड बन गया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर और कंट्रीज़ के लोग अपॉर्चुनिटीज़ को खोजते हुए इधर से उधर जा रहे हैं, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हुए जा रहे हैं, जिससे उनको काम मिल सके। चैलेंजेस ये हैं कि जो पॉपुलेशन है ग्लोब में वो क्या कर रही है, एज कर रही है, मतलब बूढ़ी हो रही है, ठीक है, अराउंड दी ग्लोब ज़्यादा, लेकिन हमारी इंडिया में नहीं हो रही है। हमारी इंडिया में अभी ज़्यादातर यंग लोग हैं। तो माइग्रेशन को प्रमोट करने के लिए रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं, जो कि अभी हमें इतनी ध्यान नहीं करनी। नेक्स्ट है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इसमें हमें क्रिटिकल मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी क्या हुआ है, एक वर्किंग पेपर जो है उसको इवेलुएट किया है, तो 43 सिलेक्टेड मिनरल्स हैं इंडिया की, उनके बारे में जो है इवेलुएशन की गई है। क्रिटिकल मिनरल्स होती क्या हैं, तो क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि प्राइमरी और प्रोसेस्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेस्ड हो सकते हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हो, जिससे कि हम कई सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, हाई टेक इक्विपमेंट बना सके, एविएशन से रिलेटेड कोई काम है, नेशनल डिफेंस से कोई मैन्युफैक्चरिंग है वो हम कर पाएँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो, हाई लेवल ऑफ सप्लाई रिस्क हो, क्योंकि ये जो है अनअफोर्डेबल प्राइस स्पाइक हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर इनकी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं इनको हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। ऐसे सप्लाई रिस्क को टैकल करने के लिए जो मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं वो पीरियोडिकली इवैल्यूएट करती रहती हैं कि भाई हमारी जुरिस्डिक्शन में कितनी मिनरल्स अवेलेबल हैं, कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि सप्लाई ना हो तो हम क्या काम कर पाएंगे अपना, कि हमारी इकोनॉमी ही रुक जाएगी। जैसे मिनरल्स जैसे कि एंटीमनी है, कोबाल्ट है, गैलियम है, ग्रेफाइट है, लिथियम, निकल, नियोबियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ हमारे मिनरल्स हैं जो इंडिया के लिए क्रिटिकल हैं। इंडिया में ज़्यादा तो रिजर्व्स हैं नहीं इन मिनरल्स के, लेकिन हाँ फॉरेन पार्टनर्स जो हैं उन पर हम रिलाई करते हैं और अपनी डोमेस्टिक नीड्स जो है उसको फुलफ़िल कर पाते हैं। अब जो है इनकी सप्लाई हमारे लिए होती रहे बिना रुके, सप्लाई जब भी हम चाहें तो वो मिल सके, इसके लिए चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर है। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो अपना इंपोर्ट कहाँ से करती हैं मिनरल्स का, चाइना से करती हैं। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ, ठीक है, उस वजह से इन रेयर अर्थ मेटल जो है इनमें काफ़ी हमें सप्लाई चेन बैरियर देखने को मिला था। फिर बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गई है कॉन्टिनेंटल कंट्री के बीच में, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना और रशिया के बीच में। इस वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है इसको लॉन्च करा है, G7 की सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल एलियंस को भी लॉन्च किया है। लेकिन ये तो सब डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कर लिया, व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्री, वो कहीं पर सीन में नज़र नहीं आ रही हैं। डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो इंडिया जो है उसके पास में जियोलॉजिकल पोटेंशियल है कि वो ऐसी जो है माइनिंग रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो माइनिंग तो हम कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास में है मिनरल्स तो हैं, बट हम माइनिंग कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो हैं वो हमारे एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट में आती हैं, और ये हमारा जो मिनरल्स एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है इसके अंडर मेंशन्ड है। लेकिन पॉलिसी रिजीम ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से ये जो रिजर्व्स हैं इसमें हम क्या कर पाएँ कि माइनिंग कर पाएँ। सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही यहाँ पर माइनिंग कर पा रही हैं, प्राइवेट लोगों को अभी ये अथॉराइजेशन नहीं मिला है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या कर पाएंगे कि हमें जो है अभी इसमें काम करने की ज़रूरत है, एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं कि नई लिस्ट बनाएंगे ऐसी मिनरल्स की, ठीक है, और जिसमें हम बताएंगे कि कौन जो है ये मिनरल को एक्सप्लोर करेगा, कौन माइन करेगा, कैसी प्रायोरिटी रखनी है, कौन सी मिनरल को पहले माइन करना है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो, ठीक है। पर्टिकुलर अटेंशन हमें देनी है डीप सीटेड मिनरल्स की, जो कि हमें काफ़ी गहराई में देखने को मिलती हैं। एक इनोवेटिव रिजीम लेकर आना है जिसमें हम इनइक्वालिटी को हटाएंगे, इक्वालिटी देंगे और सबको जो है अच्छे से जो पोटेंशियल उसका हम यूज़ कर पाएँ। क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटजी को बनाने की ज़रूरत है, प्रोसेसिंग असेंबली के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। बायलैटरल और प्लूरिलैटरल जो अरेंजमेंट्स हैं उसमें हमें इंगेज करना पड़ेगा। ऐसी मिनरल्स जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बट हमारे इंडिया में नहीं मिलते, उसके लिए हम एग्रीमेंट्स करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ में। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत ही चर्चा में रहने वाला टॉपिक इस मंथ का, अल नीनो और मॉनसून। अभी भी अगर आज भी आपने न्यूज़पेपर पढ़े तो आज भी ये टॉपिक जो है न्यूज़पेपर में आया ही है। तो अल नीनो और मॉनसून क्या है, क्यों है चर्चा में, जानते हैं। तो हमारा जो IMD है उसने बताया कि 70% चांस ऐसे हैं कि अल नीनो डेवलप होगा। 70% चांस इन्होंने बताया था अप्रैल में, लेकिन अब हम देख ही रहे हैं कि अल नीनो आ चुका है, राइट। तो अल नीनो फिनोमिना होता क्या है, अल नीनो में होता ये है कि देखो पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन में ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, राइट। तो ईस्टर्न साइड में क्या होती है, अगर पानी जो है ठंडा रहता है, ठीक है, और वेस्टर्न साइड में क्या है, पानी गर्म रहता है, तो इसको हम बोलते हैं ला नीना,
ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में ही हमारी क्या है, इंडिया है, और यहाँ पर बारिश होती है, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर ईस्टर्न साइड में पानी गर्म रहता है तो यहाँ ठंड रहेगी, वेस्टर्न साइड में ठंड रहेगी, और हमारे यहाँ पर पानी जो है वो नहीं बरसेगा और मानसून काफ़ी कम रहेगा, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। इससे जो है नुकसान रहता है और सूखा पड़ता है, ड्रॉट रहता है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, और यही हो रही। तो अल नीनो हो रहा है, अल नीनो इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। हमारे यहाँ पर बारिश जो है कम होती है इससे, ठीक है। चलो समझते हैं नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। अगर हम जानें तो वेदर जो है वो डिपेंड करता है सी सरफेस टेम्परेचर पर। अगर वार्म ओशियन है तो पानी गर्म रहेगा, पानी गर्म होगा, ऊपर उठेगा भाप बनकर, और बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रेन होगी। पैसिफिक ओशन में बात करें तो इक्वेटर के पास में गर्म पानी होता है जो सरफेस पर, ठीक है। तो नॉर्मली होता ये है कि लो प्रेशर सिस्टम जो है वो नदर्न ऑस्ट्रेलिया में बनता है, इंडोनेशिया में बनता है, और हाई प्रेशर सिस्टम है वो पेरू कोस्ट के आसपास बनता है। ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट जो हैं बहती हैं, इस वजह से क्या होता है, ये तो नॉर्मल सिस्टम हमने समझा। अब समझते हैं अल नीनो और ला नीना को। तो अल नीनो एक वार्म फेज होता है इंसो का। यहाँ पर क्या है कि वार्मर वाटर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ जाता है, ठीक है, और इससे रेनफॉल होती है। कहाँ पर होती है? अल नीनो में रेनफॉल होती है सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में, और सूखा पड़ता है ऑस्ट्रेलिया और एशिया में। अल नीनो जो है ज़्यादा आता है, ला नीना के कंपैरिजन में अल नीनो ज़्यादा आता है। ला नीना क्या है, ये कोल्ड फेज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे ईस्ट वेस्ट में अगर हम देखें तो ला नीना क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे ऑस्ट्रेलिया साइड है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पर पानी गर्म होता है, और पेरू साइड में क्या होता है, पानी ठंडा होता है। ये होता है ला नीना। इन दोनों को मिलाकर ही हम इंसो बोल देते हैं। अब 2023 की साउथ वेस्ट मानसून सीजनल रेनफॉल की समरी देखें तो आईएमडी ने बोला है कि कंट्री को 96% साउथ वेस्ट मानसून मिलेगा जून से सितंबर में, और फार्मर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा पानी मिल जाएगा, क्योंकि मानसून जो है हमारी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है। नियरली हाफ ऑफ द कंट्री है उसका नेट सोन एरिया जो है, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो ये मानसून में जो बारिश होती है, इसी वजह से हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर अभी भी चल रहा है। इंडिया में अल नीनो की बात करें तो 1997 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अल नीनो देखा गया था, लेकिन मानसून नॉर्मल रहा। 2001 से 2020 के बीच में 7 अल नीनो देखे गए हैं, और 4 ऐसे अल नीनो आए जिसकी वजह से सूखा पड़ा, ठीक है। इन 4 साल में क्या हुआ था कि खरीफ और समर सोन फार्म आउटपुट जो था वो बहुत कम हुआ था, और इस वजह से महंगाई हो गई थी। 2023 में भी अल नीनो देखने को मिल रहा है। थ्रेट्स, अब अल नीनो से क्या होगा भाई, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो क्या होगा कि पानी कम होगा, पानी कम होगा तो एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रॉप हमारी कम होंगी, कम क्रॉप होंगी तो फिर क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, बारिश, और इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। वो इंडिया के लिए गुड न्यूज़ क्या है, तो अभी जो है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे जो रेन है वो आएगी, तो अल नीनो हो या ना हो लेकिन बारिश हमारी इंडिया में आने वाली है। सूखा जो है वो डिजास्टर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया में जो फूड आउटपुट है वो बढ़ गई है, और जो इंडियन ओशन डायपोल है इसकी वजह से बारिश भी हो जाएगी। इससे होगा ये कि माल्थूजियन वर्ड जो है इसको हम अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है, फूड प्रोडक्शन को लेकर, तो इसको हम अवॉइड कर पाएंगे। एडिशनल स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत है जिससे कि फार्मर्स को हम अब प्रोटेक्ट कर पाएँ। प्रीलिम्स लिंक्स अगर हम देखते हैं तो हमारा एक यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू है, इसको जानते हैं। तो इसमें इंडियन ओशन डायपोल को लेकर क्वेश्चन आया था। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंडियन ओशन डायपोल है, जो कि न्यूज़ में हम बार बार देखते रहते हैं। तो जब फोरकास्ट किया जाता है इंडियन मानसून को, तो इनमें से इंडियन ओशन डायपोल को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये वो फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि सी सरफेस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, करेक्टराइज करते हैं। ये डिफरेंस देखा जाता है ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन में और ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और इससे क्या होगा, अल नीनो का इम्पैक्ट जो है इस पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ही सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है द लिंक बिटवीन फ्लैश ड्रॉट्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज और फ्लैश ड्रॉट के बीच में क्या रिलेशन है इसको समझते हैं। तो एक नई स्टडी हुई है जिसने बताया है कि फ्लैश ड्रॉट्स जो हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं और बहुत ही फास्टर हैं, बहुत ही फास्टर हो गए हैं, डेवलप हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें जो क्लाइमेट चेंज है वो इसका मेजर रीजन है।
अच्छा, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया अगर हम देखते हैं तो ये हमें एरिया इस जो रेड में दिख रहा है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। उसके बाद में ये जो एरिया है ये उससे कम और ये एरिया उससे कम है और बाकी तो हम देख ही रहे हैं। तो सबसे अफेक्टेड एरिया हमारा राजस्थान साइड वाला है। तो फ्लैश और कन्वेंशनल ड्रॉट्स क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फ्लैश ड्रॉट जो है रैपिड ऑनसेट है, एकदम से बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो नॉर्मल जितनी बारिश होनी चाहिए उससे बहुत कम बारिश होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कन्वेंशनल जो सूखा पड़ता है वो धीरे धीरे सूखा पड़ता है, ठीक है, धीरे धीरे बारिश कम बारिश हो रही है, वाटर शॉर्टेज होती है, उस वजह से सूखा पड़ता है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है, तो जितना पानी वानी है वो सब ऊपर चला जाता है और इस वजह से क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, भाई ज़मीन में पानी बचता ही नहीं। प्रिडिक्शन क्या है, तो इसको हम पोलैरिटी मैपिंग से देख सकते हैं और जो चेंजेस हैं इवेपोरेशन के वो बार बार हमें मेजर करने की ज़रूरत है। हाइलाइट्स क्या हैं स्टडी के, तो यहाँ पर जो फ्लैश ड्रॉट्स हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल और ह्यूमिड प्लेसेस जैसे इंडिया वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ग्लोबल वार्मिंग जितनी रहेगी तो उतना ज़्यादा ये इसका खतरा बढ़ता रहेगा। एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है कि इंटरलिंकिंग जो रिवर है इस वजह से वायबल सोल्यूशन मिल सकता है कि जो इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ड्रॉट की, फ्लड की, तो इसको हम जो है सॉल्व कर पाएंगे इंटरलिंकिंग करके रिवर की। तो ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कर दो फटाफट। नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक, ये क्या है, क्यों है चर्चा में, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि नवी मुंबई में एक पब्लिक गैदरिंग हुई और इस वजह से वहाँ पर हीट स्ट्रोक हो गया था और इस वजह से 13 लोग मर गए, ठीक है। हीट स्ट्रोक क्या होता है इसको जानते हैं। हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, हाइपरथर्मिया क्या होता है, यहाँ पर क्या बॉडी ओवर हीट हो जाती है क्योंकि जो धूप है, हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर उनको मिल जाता है। बहुत ही हाई टेम्परेचर में जब वो एक्सपोज होते हैं उस वजह से उनको क्या होता है कि बॉडी ओवर हीट हो जाती है। कॉजेज़ क्या है इसके, तो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी अगर होगी तो वेट बल्ब टेम्परेचर बन जाएगा, इससे हीट वेव्स डेडली हो जाएंगी। हाई मॉइस्चर कंटेंट अगर एटमॉस्फेयर में होता है इस वजह से स्वेट जो है इवेपोरेट नहीं होता, बॉडीज़ ठंडी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमें पता है ना पसीना अगर आता है तो बॉडी ठंडी होती है। अब पहले से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पसीना जो है वो हमारा इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी ठंडी नहीं हो पा रही है और बॉडी एक्स्ट्रा हॉट हो जा रही है, एक्स्ट्रा हीटेड हो जा रही है, इस वजह से ये स्ट्रोक जो है पड़ते हैं। इम्पैक्ट क्या है, पर्सन जो हीट एग्जॉशन से, डिहाइड्रेशन से अगर सफ़र कर रहा होता है तो उसको थकान, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया जैसी प्रॉब्लम जो है वो का सामना करना पड़ता है और इससे होता है परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो भैया ऐसा है पानी पीते रहो, सनग्लासेस लगाओ, अम्ब्रेला हैट का यूज़ करो, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी मत पियो, ठीक है। एनडीएमए की एडवाइजरी क्या है, तो इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कैंपेनिंग हो, पार्टीज़ हैं तो उनको क्या करना है कि वाटर ORS पैकेट्स जो है, मेडिकल किट, मोबाइल एम्बुलेंस जो है वो रेडीली अवेलेबल करानी होंगी। बोटिंग के टाइम पर भी जो है लोगों को बैठने की जगह देनी है, कुछ एरिया जो शेड में रखना चाहिए, पीने का पानी है उससे उपलब्ध कराना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। अब जो है ये हीट स्ट्रोक महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक जो है महाराष्ट्र में क्यों हो रहे हैं, दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। 34.1 38 डिग्री सेल्सियस देखे गए हैं जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर रहे, नॉर्मल इतना नहीं रहता। कोई हीट वेव वार्निंग नहीं दी गई। कोस्टल स्टेशन जो हैं यहाँ पर डिपार्चर 4.5 डिग्री अगर सेल्सियस होता है तो यहाँ पर IMD को हीट वेव जो है वार्निंग देनी होती है। लॉन्ग एक्सपोजर अगर रहता है, ओपन ग्राउंड में है, धूप में है, तो जो है क्या होगा कि आप बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो है ओवर टेम्परेचर को फेस करेगी और इस वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस अगर हम देखें तो बहुत ही हॉट समर हो गई है जिस वजह से क्या हो रहा है क्योंकि ला नीना ख़त्म हो गया है, अल नीनो शुरू हो गया, तो ड्रॉट की कंडीशंस बन रही हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा समर हम देखने को मिल रहा है और इस वजह से लोग जो हैं इसमें ही ज़्यादा हीट से एक्सपोज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हीट डोम। हीट डोम क्या होता है, हीट डोम जो है ये एसोसिएट किया जा रहा है कि वार्म पीरियड जो USA में है उससे हीट डोम्स को जो है
हम एसोसिएट कर रहे हैं। पहले हीट वेव्स जो है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और एशियन कंट्रीज़ में भी देखने को मिली हैं। अब देखते हैं हम हीट डोम क्या होता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है कि जो गर्म हवा है वो एक रीजन के ऊपर ट्रैप हो गई है बहुत ही लंबे समय के लिए। इस वजह से हर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इसको हम हीट डोम बोलते हैं। कुछ दिन तक ये हीट डोम बना रहता है, लेकिन कुछ हफ्तों तक भी ये रह सकता है। ठीक है, इससे हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आती रहेंगी। जेट स्ट्रीम क्या की हीट डोम बनती है, तो उससे क्या होता है कि जेट स्ट्रीम के बिहेवियर जो है उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर बहुत ही बड़ी और इलोंगेटेड वेव्स हैं तो इससे होगा ये कि स्टेशनरी हाई प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, और फिर जब स्टेशनरी हाई प्रेशर सिस्टम बन जाएगा तो जो गर्म हवा है वो ट्रैप हो जाएगी और इस वजह से हीट डोम बन जाएगी। अब हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो जो सिंकिंग एयर है, ठीक, होता ये है, गर्म हवा ऊपर उठी, ठीक, गर्म हवा ऊपर उठी, ठंडी हवा नीचे आई, लेकिन होता ये कि ये हवा गर्म हवा को ऊपर उठने नहीं दे रही। गर्म हवा कुछ दूर तो गई, लेकिन उसके बाद वो और ऊपर नहीं जा पाई, तो यहीं पर वो लॉक हो गई है। इसी को हीट डोम हम बोलते हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको समझनी है। फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, तो कोई ऐसी लैंड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत लैंड है और हवा भी सूखी है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये हीट डोम बन जाएगा। ठीक, इफ़ेक्ट्स की क्या है कि विंड जो है वो कम, अब एकदम से ऐसा होगा कि बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, हवा भी नहीं चलेगी, क्लाउड भी नहीं होगा, तो और यहाँ पर बहुत गर्मी हो जाएगी, हीट वेव्स बहुत बढ़ जाएंगी, सूखे जैसी कंडीशन हो जाएगी, और हो सकता है जंगलों में आग लग जाए। तो इससे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बड़ा खतरा मंडराता है। क्लाइमेट चेंज जो है, हीट डोम्स तो पहले से ही रहती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट डोम्स और इंटेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक, ओके, अब कैसे हम इसको रोक पाएंगे, तो हम रोक ऐसे पाएंगे कि हमें क्या करना है कि पॉलिसीज़ बनानी है जिससे कि अर्बन हीट मैनेजमेंट हम कर सकें, वेदर जो है उसको वेरिएबिलिटी को माप चल सके, ग्रीनिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ग्रीन स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जो परमिएबल मैटर का हो। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लैंडफिल के जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, वेस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, बिल्डिंग की डिज़ाइन इस तरीके से करने की, हमने एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग बनानी पड़ेंगी, ग्रीन बिल्डिंग आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी क्या ज़्यादा फोकस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको यूज़ करना है, पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को बताना कि हीट वेव्स के रिस्क क्या होते हैं, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। INDMA की जो गाइडलाइंस हैं हीट वेव्स को लेकर उसको हमें फॉलो करना है। सरकार को भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि सरकार ने काम किया भी है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लेकर आई है हमारी सरकार, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज भी लेकर आई है। और अब आपको एक क्वेश्चन फिर से दिया जा रहा है, इसको भी आपको सॉल्व करना है कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, हीट बहुत बढ़ रही है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा है, हीट डोम जो है इससे इंडिया की प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी खतरे में है। तो बताओ कैसे ये बनता है हीट डोम और इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। इसी के साथ में हमारा जो GS1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगा है कि भैया हाँ हमें करंट अफेयर से डर नहीं लगता, अब तो सारा कुछ अच्छे से कवर हो रहा है, तो अगर इतना लेवल का जो कॉन्फिडेंस है बिल्ट हुआ है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, जिसको देखकर आप खुद को और अपडेट कर पाएँ।